हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पुनः मैं एक बार प्रीवियस प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रश्न है क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए। और किस डेट में परीक्षा हुआ था? तो ये 14/12/2023 को ये परीक्षा लिया गया है। तो आइए इसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 1 से 30 तक हिंदी के प्रश्न थे या उसके लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न था, और यहाँ से जनरल स्टडीज़ के प्रश्न शुरू होते हैं। तो शुरू करते हैं 31 नंबर प्रश्न से, जो आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक पूर्णांक 3/16 और उसके व्युत्क्रम के अंतर बराबर है। तो एक पूर्णांक 3/16 का मतलब हुआ 16 का 16, 16 3 19 और बटे 16। इसका व्युत्क्रम का मतलब हुआ 16/19। ठीक है, इसका अंतर आपको निकाल करके दिखाना है। तो 16 और 19 का एलसीएम ले लेंगे। तो 16 और 19 को गुना करके एलसीएम हो जाएगा 16 44 104 और 16 का 16, 16 और 10 16 और 10 26। 16 44 से 16 और 14 30 हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हर में 304 देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर विकल्प सी सही हो सकता है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 19 गुना 19 361, और ये दोनों भी आपस में गुना हो जाएगा 16 16 कितना होता है 256, 16 हाँ 256 ना। तो 361 में जब 256 घटाएंगे तो 105 होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पता चल जाता है कि विकल्प सी 105/304 सही है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 32 पर। 32 दो प्रकार से बनाया जा सकता है। जो आसान विधि है यहाँ पर मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। एक, जैसे ही इस पावर को आप माइनस में करेंगे ना, तो क्या होगा कि अभी जो b/a दिखाई दे रहा है वो a/b बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये उलट जाता है जब पावर माइनस में होता है। ठीक ना, जैसे कि आप लिखेंगे एक उदाहरण में समझा रहा हूँ a, तो ये यदि पावर माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा 1/, यानी कि उल्टा, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इतना को आप ऐसा लिख सकते हैं कि a/b, लेकिन पावर माइनस में हो जाएगा। तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, तो +3 हो गया, और x प्लस में है तो x को माइनस में कर देंगे। ठीक है, जब ऐसा करते हैं, अच्छा बराबर के इस तरफ अब क्या है, तो a/b और पावर में है x - 1। तो जब बेस इक्वल हो ना तो पावर भी इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 = 3 - x, पावर उल्टे हुए हैं, माइनस लगाए हुए हैं। अब यदि दोनों को x को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और 1 को उधर लेते जाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी x = 2। तो ये क्या उत्तर हो जाएगा, x = 2। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 हमारा क्या कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेच दिया और उसके पास अभी भी 420 सेब है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा आप मेरी बातों पर कि 40% उन्होंने सेब बेच दिया। प्रतिशत में कितना सेब बेचा है? 40%। अब यदि मैं यह पूछूं कि प्रतिशत में बचा हुआ कितना है, तो 60%। उन्होंने सेल कर दिया, बेच दिया 40%, तो प्रतिशत में बचा हुआ है हमारे पास 60%, और संख्या में बचा हुआ है 420। ये दोनों बराबर, प्रतिशत में बचा हुआ और संख्या में बचा हुआ दोनों आपस में बराबर। अब बोलेंगे 60% बराबर 420, तो 100% बराबर कितना? मूलतः उसके पास कितने सेब थे? तो बोलेंगे 420/60 और गुना 100, यानी कि ये कटेंगे 6 × 42, यानी 700 जो भी है विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 हमारा क्या प्रश्न कह रहा है? कह रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो अनुपात की 3/11 का 5/9 से है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका अनुपात है कितना, फिर उधर का अनुपात निकालेंगे। तो 3/11 और अनुपात का मतलब बटे 5/9। आप लोग जानते हैं कि 2 बार जब बटे होता है तो क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 3/11 और गुना 9/5। इसको करेंगे तो 9 × 27 और बटे 55, यानी कि ये जो भिन्न ब्रैकेट वाले को मैंने यहाँ से निकाला है, इसका मान हो जाता है 27/55। 27/55 का मतलब होता है 27/55। तो ये जो अनुपात है ना, एक ऐसा भिन्न निकालिए कि उस भिन्न और 1/27 जो होगा उसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका अनुपात कितना आ चुका है मेरे पास, तो 27/55 आ चुका है।
तो पहले वाले को भी 27/55 बनाना है। तो एक भिन्न हम मान लेते हैं कि 1 और 155 है, और दूसरा भिन्न तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/27 है। जैसा कि अभी मैंने लिख कर दिखाया कि ऊपर वाले को तो जैसे तैसे लिखते हैं, नीचे वाले को उलट कर लिख देते हैं। जब ऐसा करेंगे तो फिर से मान आपका ये बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि एक भिन्न हमारे पास 1/55 है, दूसरा भिन्न है 1/27। इस दोनों का अनुपात जो है 3/11 और 5/9 अनुपात के बराबर है, अतः यहाँ उत्तर सही हो जाएगा 1/55। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 हमारा क्या कहता है कि यदि साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है। प्रतिशत में वृद्धि बराबर रुपया में वृद्धि करेंगे, तो 10% से 12.5% हुआ है, यानी कि 1/2% की वृद्धि हुई है, तो 1250 रुपया की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में वृद्धि हुई 2.5% की, रुपया में वृद्धि हुई 1250 की। इसका मतलब तो कहा क्या रहा है कि उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 2.5% को लिखते हैं 5/2, 2 दूना 4, 1 5/2, यानी 5/2% बराबर 1250, तो 100% बराबर कितना, तो 1250 और क्या था 5/2, तो ऊपर में 5 था, 5/2 में 5 ऊपर, तो ये 5 हो गया, 2 ऊपर में गुना, और 100 से भी गुना होगा क्योंकि यहाँ 100 लाए हैं। अब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, ठीक है। तो 250 बार में ये कट गया, 250 गुना 2 500, और 500 गुना 100 तो 5000। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 5000, सॉरी 5 पर 4 जीरो यानी 50,000। तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मूल रूप से आप यही करेंगे, प्रतिशत में वृद्धि और रुपया में वृद्धि। प्रतिशत में जो मान बढ़ रहा है, जितना प्रतिशत बढ़ रहा है, और रुपया में जितना प्रतिशत बढ़ रहा है, इसको इक्वल कर लेंगे और फिर 100% का मान निकाल लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन 36 पर। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, दोनों की परिधि आप लोगों को मालूम होगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, और वर्ग की जो परिधि होती है वो होता है 4a, a यहाँ पर भुजा है। अब यदि r आपसे पूछ लूँ कि r बराबर क्या निकालेंगे, तो कहेंगे कि 4a/2 और पाई को लिखेंगे 22/7 जो ऊपर चला जाएगा। अब ये 2 से कट गया 2 बार में, और इस 2 से कट गया 11 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि 7/11a, r के जगह पर अब क्या लिख सकते हैं 7/11a। ये याद रखिएगा कि r के जगह क्या लिखेंगे 7/11a, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, क्या पूछा कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हम लोग r बराबर निकाल के रखे थे, तो पाई का मान लिख देते हैं 22/7, और r का मान कितना, दोनों के बीच अनुपात है तो ये बराबर नहीं, इसको अनुपात समझिएगा, ठीक है। उसके बाद r का मान हम लोग निकाले हुए थे 7/11a, तो r² का मतलब हुआ कि 7/11 गुना 7/11, और a का मतलब हुआ यहाँ पर r² है तो a², और बराबर क्या हो गया a²। तो ये a² कैंसिल, ये 7 और ये 7 कैंसिल, 11 से 2 बार में ये कैंसिल। अब देखिए बचा क्या है 7 दूना 14/11, और अनुपात में इस तरफ बचा है 1, तो ये वाला चल जाएगा उस तरफ, तो क्या निकल जाएगा 14/11, ठीक है। चूंकि ये 11 जो है ये 11 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 11 × 11 अनुपात हो गया आपका 14/11, ठीक है। तो यही उत्तर हो जाता है 14/11। उसके बाद अगला 37 नंबर प्रश्न कहता है एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण जो है 4√3 है। तो यहाँ पर आपको घन का विकर्ण जो है ये मालूम होना चाहिए। घन एक मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी सुविधा से तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, कम पूंजी वाला व्यक्ति हूँ, तो थोड़ा अभाव में बनाता हूँ, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। एक बार कलर चेंज कर लूँ मैं थोड़ा। अब देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक की जो दूरी है ये घन का विकर्ण हुआ। और घन का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है आपका
वो सूत्र होता है आपका भुजा रूट 3, भुजा रूट 3, ये होता है घन का विकर्ण बराबर। और इतना बराबर दिया हुआ है 4 रूट 3, यानी रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ए का मान कितना हुआ 4। अब यदि आपको घन का भुजा पता चल गया है तो घन का आयतन आप निकाल सकते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी भुजा बराबर है 4 तो 4 का क्यू, 4 चौके 16 चौके 64, यानी विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर। 38 हमारा क्या कहता है कि एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 के गुणनखंड में से एक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो बीच वाला माइनस है ना, जहाँ पर मैंने लाल लाइन खींच दिया, तो वो माइनस ना रहता ना तो गुणनखंड इसको बनाया जा सकता था, लेकिन वो माइनस यहाँ पर गुणनखंड बनाने का रास्ता बंद कर दे रहा है और नहीं बन सकता है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 39 की बात करें तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर यदि ध्यान दें तो यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे, ये बराबर के दाहिने तरफ चला जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब यदि x बराबर लिखेंगे तो रूट अंडर 4 हो जाएगा, और रूट से जब कभी भी बाहर निकलता है तो माइनस भी 2 होगा और प्लस भी 2 होगा, यानी x का मान +2 और -2 दोनों है। तो यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों सही है। चूंकि दोनों सही है तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी यहाँ पर सही हुआ। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई बराबर 3। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग क्लास 10 में खूब पढ़े हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। नहीं तो मैं जल्दीबाजी में बनाने का प्रयास करता हूँ। दोनों समीकरण को जब भी आप जोड़ेंगे तो y से y आपको कट जाएगा। यहाँ पर 3x और 1x मिलकर कितना है 4x, और इस तरफ कितना है 5 और 3 बराबर 8, यानी x बराबर मान आया 2, और x बराबर मान 2 जो है सिर्फ विकल्प ए में है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। फिर से एक बार ध्यान देने की बात है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग क्या क्या नहीं हो सकता है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है तो ये होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है तो ये होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो ये होता है 16। 16 का मतलब है लास्ट डिजिट में यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए 6 लिख दिया है। और यदि 5 का स्क्वायर लिखूँ तो कितना होगा तो लास्ट डिजिट 25 में से 5 हो जाएगा। अब यदि 6 का स्क्वायर लिखूंगा तो फिर 36 लास्ट डिजिट 6, 7 का स्क्वायर लिखूंगा फिर से 9 आएगा लास्ट डिजिट, 7 7 49 अंतिम अंक 9। यदि 8 का स्क्वायर लिखूंगा तो 8 8 64 फिर से अंतिम अंक क्या हो गया 4 आ गया। और फिर से 9 का स्क्वायर यदि कहेंगे तो आ गया आपका अंतिम अंक 9 9 81 1, यानी कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग करेंगे तो यही संख्या आ सकता है। इसके अलावा 2 3 5 5 तो ठीक है 5 तो आएगा, 6 उसके बाद 7 और 8 और एक सिंगल जीरो, ये नहीं हो सकता। किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम अंक में 2 3 7 8 और एक सिंगल जीरो, डबल जीरो होगा तो हो जाएगा लेकिन सिंगल जीरो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिए विकल्प ए के लास्ट में यदि 1 है इसका मतलब ये किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। यदि दूसरे विकल्प में लास्ट में 5 है इसका मतलब विकल्प बी भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। और यदि सी विकल्प को चेक करें तो इसके अंतिम में 7 है, और अभी अभी मैंने कहा कि जिसके अंतिम अंक में 7 है वह कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, पूछा क्या नहीं हो सकता है, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 हमारा क्या कह रहा है, 42 पर आ जाते हैं। 42 का कहना है कि यदि 1.5 बराबर x और 0.04, एक बार मैं फिर से इसे पढ़ दे रहा हूँ, यदि 1.5x बराबर 0.04 y है तो x y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान आपको बताना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1.5x बराबर जो लिखा हुआ है 0.04 y, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे x बटे y।
बराबर उस तरफ क्या है 0.04 और बटे इधर से 1.5 यदि गुना में है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में 1.5 हो जाता है। ऊपर में 2 अंक के पहले दशमलव है और नीचे सिर्फ 1 अंक के पहले दशमलव है, इसलिए दशमलव तो हटा ही देंगे लेकिन नीचे भी 2 अंक पुराना पड़ेगा, यानी 4/150 हो गया। इसको यदि आप कटाएंगे तो 75 दूना 150 होता है और 2 दूना 4, यानी 2/75 आप कह सकते हैं कि x/y बराबर। यदि x/y बराबर 2/75 हुआ तो x को 2 के बराबर और y को 75 के बराबर समझा जा सकता है। तो 75 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 73 और 75 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, यानी विकल्प बी की ओर इशारा किया जा रहा है। x बराबर कितना था 2 और y बराबर कितना था 75, तो 75 में से 2 घटाएंगे तो कितना हुआ 73 और 75 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77, तो ये 73/77 आपका विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 हमारा क्या कहता है कि √0.204 गुना 42 है बटे 0.07 गुना 3.4 है। तो बराबर के ऊपर गौर करेंगे ना तो बराबर के ऊपर 3 अंक के पहले दशमलव है और यदि आप बटे के नीचे देखेंगे तो यहाँ भी 3 अंक के पहले दशमलव है, 1 अंक के पहले यहाँ 4 के पहले और 2 अंक के पहले 0 और 7। तो दशमलव यहाँ से क्या करेंगे हम लोग हटा लेंगे, क्योंकि ऊपर में भी 3 अंक के पहले दशमलव है, नीचे भी 3 अंक के पहले दशमलव है। अब बात रही कि कटाने, यहाँ दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है कटाने के लिए, तो 6 × 7 = 42 कटाएंगे, 7 से 42 कटाएंगे तो ये 6 बार में कट गया और 34 से यदि 204 कटाएंगे तो ये हो जाता है 34 से 204 कटाएंगे ना तो 6 बार में, 1 मिनट में देख लेता हूँ, तो यहाँ ये 6 बार में कट जाएगा। 34 से यदि कटाएंगे 204 तो 6 बार में कट जाएगा। यहाँ भी कटा था 6 बार में, तो 6 × 6 और ऊपर में रूट भी है तो 6 इससे बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा y का x% 100 है। क्या है y का x% जो है वो कितना है, वो है 100। ठीक है, अब यदि आपको y बराबर लिखना होगा, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ये 100 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 100 और गुना 100 और बटे x, y बराबर इतना आ गया। याद रखिएगा कि कितना आया है, तो ये हो गया है 100 गुना 100 और बटे x। आइए नेक्स्ट, अब मैं आगे लेकर के आप लोग को चलता हूँ। लिखा हुआ है z का y% बराबर 200, यानी कि z गुना y% का मतलब y बटे 100 बराबर कितना है 200, और जहाँ पर y है y बराबर मान कितना आया था, वो आया था 100 गुना 100 बटे x। तो यहाँ पर लिखते हैं z गुना 100 गुना 100 और बटे x और गुना 100 और बराबर 200। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जा रहा है, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर बच रहा है z बराबर 2x, ऐसा बच रहा है। अब सवाल पूछ क्या रहा था, तो x और z के बीच क्या संबंध है, तो बच गया z बराबर 2x। देखिए विकल्प बी में सेम टू सेम यही है, z बराबर 2x, ये हो गया विकल्प बी आपका सही जवाब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग सुने होंगे कि √3/4 × भुजा स्क्वायर होता है, और आप लोग यह भी जाने होंगे कि यदि आपको इस प्रकार का कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ऊंचाई पता हो और ये भुजा पता हो, तो कुल भुजा मतलब भुजा की लंबाई और ऊंचाई से गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक बार और यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकालना चाहूँ तो लिखेंगे फिर से मैं लिख देता हूँ √3/4 × भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 गुना कुल आधार a है और ऊंचाई h मान लेते हैं। तो ये a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। अब यदि आप निकालना है आपको, अच्छा ऊंचाई भी यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं √3/2 × a और बराबर इस तरफ कुछ नहीं h बचा हुआ है, यानी 10 बचा हुआ है।
तो 10 बचा हुआ है। ए बराबर हो जाता है आपका 20/√3। भुजा बराबर कितना आ गया आपका, भुजा ए बराबर हो जाता है 10 दूनी 20/√3। और पूछा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब 20 गुना 20 और बटे √3 और गुना √3, ये हो गया भुजा स्क्वायर। तो 1√3 इसके साथ कैंसिल और एक बार इसके साथ कैंसिल 5 बार में, तो 5 20 100 100 और नीचे बचा है √3, यानी 100/√3 जो है ये आपका विकल्प सी में है और ये सही उत्तर दे रहा है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। तो एक पद का मतलब 4x² जो है ये एक सिंगल पद है, a+6 ये 2 पद है, a+6 + c ये 3 पद है। तो आपसे पूछा कि बताइए कि एक पद कौन सा है, तो ये a जो है ना ये एक पद है, 4x² ये एक पद है। अब आइए चलते हैं, इतना मैथ था आपका 30 से लेकर के 46 तक, कुल 16 प्रश्न जो है या 17 प्रश्न कहें, नहीं 31 से है तो 17 प्रश्न नहीं 16 हुआ। 16 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स के थे। आइए अब चलते हैं जीके जीएस पर। जीके जीएस में कह रहा है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए धातु निष्कर्षण में जो है ना वो लौह चूर्ण के साथ साथ कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के रूप में यदि बात करें तो यहाँ पर कोक आपका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। धातु निष्कर्षण में क्या होता है, लौह तत्वों के साथ साथ कार्बन को मिला करके धातु का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट 48 है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश। तो देखिए सबसे अधिक अपरिवर्तित यानी सबसे कम बदलने वाला जो रंगीन प्रकाश है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये सही जवाब हो जाएगा बैगनी। ठीक है, इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा हो जाएगा, बैगनी। जिसका अपवर्तनांक अधिक है वो अधिक अपरिवर्तित होगा। तो यहां पर सही उत्तर हो गया आपका बैगनी। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, तो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध किसके समानुपाती होगा, उसके तार की लंबाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर प्रश्न का क्या कहना है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है, तो ये होता है फास्फोरस। क्या होता है, तो फास्फोरस होता है, ज्वलनशील पदार्थ है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो अल्कोहल जो पेय के लिए उपयुक्त है यहाँ पर एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल जिसका सूत्र क्या होगा, C2H5OH। इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, एथेनॉल को क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल भी कहेंगे। और ग्रेन अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के दूसरा नाम क्या है, ग्रेन अल्कोहल। तो ग्रेन एक अल्कोहल कह सकते हैं, एथिल अल्कोहल कह सकते हैं और एथेनॉल भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा अल्कोहल है जो पेय के लिए उपयुक्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो किसी ईंधन की जो दक्षता है ना वो उसके कैलोरी मान पर निर्भर करता है। किसी ईंधन की दक्षता या कितना ईंधन अच्छा है इसका माप कैसे करेंगे, तो उसका कैलोरी मान जो होता है जितना अच्छा होगा वो ईंधन जो है उतना अधिक से दक्ष होगा। ईंधन का ऊष्मीय मान, जिसमें अधिक ऊष्मीय मान होगा वो अधिक दक्ष होगा। तो ऊष्मीय मान किस पर निर्भर करेगा, कैलोरी पर। ऊष्मीय मान का परिभाषा होता है इकाई ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा ऊष्मीय मान कहलाता है। ठीक है, और इसको मापेंगे कैसे, कैलोरी मान। तो कैलोरी मान पर निर्भर करता है ईंधन की दक्षता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। क्या कारण है, क्योंकि जस्ता जो है वह अधिक प्रतिक्रियाशील अभिक्रियाशील होता है और टीन जो है यह कम अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए खाने वाले डिब्बे पर जस्ते के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है।
तो ड्रीप इरिगेशन जो है, ड्रीप सिंचाई जो है, ये नवीनतम सिंचाई है, पारंपरिक नहीं है। बाकी जो हमारे पुरखों से चला आ रहा है वो पारंपरिक है, लेकिन ड्रिप जो है एक वैज्ञानिक तरीका है। तो ड्रीप इरिगेशन से क्या होता है कि छिड़काव, जैसे स्प्रे करते हैं ना उसी प्रकार से पानी जो है कि छिड़काव होते रहता है। इस प्रकार को ड्रीप इरिगेशन या ड्रीप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए मानव गुर्दे पूछे या जिधर भी पूछे, लिंग गुणसूत्र मेन बात है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या यदि आप लोग जानते होंगे कि 46 पीस यानी 23 जोड़ी कहा जाता है, और 23 जोड़ी में से क्या होता है 22 जोड़ी तो साधारण होता है और एक जोड़ी जो होता है वह सेक्स क्रोमोजोम यानी लिंग गुणसूत्र होता है। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी हुई, एक जोड़ी, यानी यहाँ पर विकल्प ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 56 है, मानव कान का श्रवण परास ऑडिएबल रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ, तो हम लोग जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि जो है ये मानव का कान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति भी नहीं सुन पाते हैं और इससे अधिक भी नहीं सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य, कौन सा, अवश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की ध्वनि को क्या बोलेंगे, पराश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो अधिक से अधिक ऊर्जा किसमें होगा, तो अधिक से अधिक ऊर्जा जो होता है वो होता है आपका नीले, हाँ नीले प्रकाश में। किसमें होता है, नीले प्रकाश में। अधिक से अधिक ऊर्जा किसमें होगी, नीले प्रकाश में। जिसका विचलन जितना ज़्यादा उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा। तो सबसे कम ऊर्जा पूछ दिया जाएगा तब लाल प्रकाश में, और यहाँ पर बैगनी विकल्प में नहीं है, लेकिन बैगनी होता तो बैगनी में सबसे उच्च ऊर्जा होती। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 हमारा क्या कहता है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल लेड यदि आप कभी बैटरी को तोड़े होंगे तो अंदर से निकला होगा, वही है पेंसिल लेड, ग्रेफाइट की। ये पेंसिल लेड बनाने में किसका उपयोग करेंगे, ग्रेफाइट का। आइए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कहता है प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण आपतित करता है। ये दर्पण है और प्रकाश का एक किरण इधर से आया तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनाया, 30 डिग्री का। तो आप जानिए कि यहाँ पर से लौटेगा तो इधर भी 30 डिग्री का ही कोण बनाएगा। अब कह रहा है कि अभिलंब और अपरिवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। यहाँ से अभिलंब देंगे तो इसके बीच भी कोण कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 दूना 120, तो ये 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बीच में बनाएगा। चूँकि 45 दूना 90 और 30 दूना 60, ये 160, 1 मिनट, ये 45 नहीं बनाएगा, 60 दूना 120 और 60 चौथिया 18, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा। चूँकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इधर 30 बना तो इधर भी 30, दोनों मिलाकर 60, और 120 चाहिए तब ना 180 पूरेगा, तो इधर भी 60 बनेगा, इधर भी 60। तो विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 60 है, ये कहता है कि आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, क्रमांकुचन कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्रमांकुचन। आहार नाल की जो दीवार है वह संकुचित होता है एक बार, फिर फैलता है, फिर संकुचित होता है, इस प्रकार से होने की क्रिया को क्रमांकुचन कहते हैं। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये तीनों मिलकर मस्तिष्क का जो हिस्सा है तीनों, ये तीनों मिलकर रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 जो है, इसका क्या कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। तो सबसे कम घर्षण जो उत्पन्न करेगा वो रोलिंग घर्षण जो होता है ना, ये सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। बाकी स्थैतिक घर्षण भी ज़्यादा है और फिसलन घर्षण भी रोलिंग घर्षण की तुलना में ज़्यादा है। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर्स का आ गया है। हम तेजी से बिना डिस्कशन के, बिना किसी ज़्यादा बोले आप लोगों को तेज़ी से करा के निकलता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों में से जिनको जीके अभी भी भारी लग रहा हो, जीके की तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे हों,
जीके लग रहा है कि इस कम समय में नहीं हो पाएगा या बड़ी मुश्किल लग रहा है, तो आप ट्रिकी जीएस लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मेरे सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रिकी जीएस का लिंक डाला हुआ है, एक जेन्युइन रेट में हमारे दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हैं। वैसे बुक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर रेट आपको कुछ ज़्यादा लग सकता है, इसलिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे रखा है वहाँ से परचेज कीजिए। 2 से 3 दिन में आपके घर तक आपके एड्रेस पर बुक आ जाएगा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सिलेक्शन है उसमें ट्रिकी जीएस में, इसलिए इसको लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ट्रिक से याद करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मैं प्रमाण के तौर पर आपको अभी नहीं दे पाया हूँ, बहुत सारे प्रश्न हैं, एक एक पेज में जो 4-5 प्रश्न होते हैं उसमें 2 से 3 पेज, एक ही बुक का एक पेज से 2, 3, 4 प्रश्न तक लड़ा है। वो मैं प्रमाण भी आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दूंगा, आप जरूर देखेंगे। आइए चलते हैं करंट अफेयर्स को थोड़ा तेजी से, क्योंकि हाल के समय में पूछा हुआ प्रश्न है, सिर्फ 1 साल पहले का है, तो यह करंट अफेयर्स भी वैसे तो कम उम्मीद है लेकिन पूछा जा सकता है, तो एक बार देख लेना चाहिए। और नहीं भी पूछा जा सकता है तो करंट अफेयर्स देखा हुआ रहेगा, ध्यान में रहेगा, तो आपको ऑप्शन की छटनी करने में बन सकता है। आइए 63 नंबर नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर के सीतारामन। क्वेश्चन नंबर 64 है ओएनजीसी का अध्यक्ष कौन है, तो ओएनजीसी का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर अलका मित्तल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है इटली का प्रधानमंत्री है, तो इटली का प्रधानमंत्री जो है वो जॉर्जिया मेलोनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो बाघों की संख्या 3167 है। ये आंकड़े आप याद रखेंगे, जितनी बार भी परीक्षा हो उसके बाद भी इस प्रकार का प्रश्न याद रखेंगे। 67 है 2022 की घटना क्या है कि बिपरजॉय था, तो बिपरजॉय ये क्या था, एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। बिपरजॉय क्या था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। उसके बाद है कि मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है, मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है कि पीएम पोषण योजना। मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या हो गया है, पीएम पोषण योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है, तो थावे महोत्सव 2023 का जो आयोजन स्थल है ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है, तो बिहार सरकार के जो स्टेट आइकॉन है वो मैथिली ठाकुर है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 क्या कहता है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि जो है वो 70,000 करोड़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 का कहना है क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है, तो ये योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है द चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लेखक है शेखर पाठक। कौन है, शेखर पाठक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है कह रहा है विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस जो है यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कथन कौन सा सत्य है, यहाँ पर कहेंगे कि उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है कि ये सत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो भारत का प्रथम राज्य बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है कह रहा आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा था, तो ये था इंडोनेशिया। आसियान 2023 का शिखर सम्मेलन जो हुआ इसका मेजबान देश या आयोजक देश कौन सा है, इंडोनेशिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है, तो इसकी मेजबानी करने वाला जो देश है वो हो जाता है जर्मनी। आइए क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाता है सूर्य क्या है, एक पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, कैसा तारा है, तो ये एक पीला तारा है। सूर्य क्या है, एक पीला तारा है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 पर कहता है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो अक्षांश रेखाएं जो है ये हो जाएगा आपका 179, हाँ 179 हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 1 कम, तो 179, ठीक है। ये हो जाएगा 90 और 90 और एक 0 डिग्री देशांतर। अच्छा देखिए एक बार मैं फिगर बनाता हूँ। पहले देखिए ये हो गया और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। 1-1 डिग्री पर खींचेंगे तो 90 डिग्री तक में 90 इधर हो जाएगा और 90 इधर हो जाएगा, और एगो 0 डिग्री भी है। तो कुल मिलाकर कौन सा हो जाएगा, कुल मिलाकर हो जाएगा 181। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 जो है कह रहा है कि कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो कोसी मैदान के समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो है आपका 30 मीटर। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, सिर्फ 30 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। कहता है जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है या क्या है। तो जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र जो है वो अफ्रीका के रिफ्ट घाटी है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। उसके बाद आपका क्या है कि 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो 2 समुदायों के बीच जो सांस्कृतिक संपर्क है वो एकल्चरेशन कहलाता है, एकल्चरेशन कहलाता है, एकल्चरेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। बरौनी किस जिला में है, बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। 85 क्या कहता है टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो टेहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। टेहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है। ठीक है, उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि कौन सी है, तो ये है पेड़ू। पेड़ू जो है उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है। उसके बाद है बलूचिस्तान के चलवासी का तंबू कहलाता है। तो तंबू क्या कहलाएगा, तंबू कहलाता है किजसी। ठीक है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है, किजसी। उसके बाद आइए चलते हैं 88 पर। 88 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार के किस जिले में, भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात जो है, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। ठीक है, जनसंख्या घटेगा तो मानव के पास भूमि ज़्यादा होबे करेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है 1857 के विद्रोह का नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है कि ईस्वी संख्या 1876 ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, ये एक मिनट है, इंडियन एसोसिएशन ये हो गया आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। उसके बाद 93 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था। उसके बाद आपका है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद यानी अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल पत्रिका संपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 96 नंबर है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। तो पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती।
आइए क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। 97 कहता है कि पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो पटना महिला विश्वविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है। 98 का कहना है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो ये विभाग था आपका खाद्य और कृषि। राजेंद्र प्रसाद के कौन विभाग था, खाद्य और कृषि। उसके बाद अगला प्रश्न है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है ये किया गया था 1927 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। 99 के बाद 100 पर आते हैं। कह रहा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में जो है कि मनाया गया था। इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। 101 प्रश्न में क्या है कि कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। तो ये था असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो 102 प्रश्न यहाँ पर मैं करवा चुका हूँ। शेष बचे हुए प्रश्नों को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अब करवाऊँगा। लेट हो चुकी है काफ़ी, तो यहाँ पर मैं क्षमा चाहूँगा और शेष बचे हुए प्रश्न को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे करवा दूँगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।